Hello everyone and welcome back to Code with Riya. So in today's lecture we would be studying about arrays. What do we mean by arrays? Why do we need arrays? Arrays अगर हम यूज करते हैं तो हमारा काम किस तरीके से इजी हो जाता है. Array basically होता क्या है? It is a collection of similar data types that are stored at contiguous memory location. Let me write it. It is a collection of similar data types that are stored at contiguous memory location. Contiguous means in a continuous fashion. memory location. ठीक है. कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? एक कंटिन्यूस फैशन के अंदर. फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास मेमोरी है, ये मैंने बनाया एक एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम काफी सारे वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, बट दे शुड बी ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि इंट की वैल्यूज को मुझे स्टोर करवाना है, तो मैं यहाँ पे 22 ही स्टोर करवा सकती हूँ, या फिर इधर मैं 22.1. कुछ इस तरीके से हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हो गया इंट, लेकिन ये हो गया हमारा फ्लोट. तो हमें क्या करना होता है, हमें सिमिलर डेटा टाइप्स, दैट इज अगर इंट है तो पूरे के पूरे एरे के अंदर हम सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप की ही वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं. अगर हमारा डेटा टाइप कैर है तो हम कैरेक्टर ही स्टोर करवा रहे हैं. अगर फ्लोट है तो हम फ्लोट वैल्यूज को ही स्टोर करवा सकते हैं. एरे बेसिकली ये होता है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है एक इंटीजर टाइप का एरे. ये क्या है? एक इंट टाइप का एरे है. अगर हम एक फ्लोट टाइप का एरे बनाना चाहे तो हम वो भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2.1, 4.6, 3.2, कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा फ्लोट टाइप का एरे. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि एरे की जरूरत ही क्या पड़ी है. भाई हमारे पास वेरिएबल्स थे, हमें कोई भी अगर वैल्यू को स्टोर करवानी होती थी तो हम कोई भी एक वेरिएबल बनाते थे, उसको हम डिक्लेयर करते थे, इनिशियलाइज करके वैल्यूज में स्टोर हो जाती थी. तो हमें एरे क्यों बनाने की जरूरत है? अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल बनाया है एंड दैट इज एरे. और एरे के अंदर मैंने 3 वैल्यूज को स्टोर करवा दिया. इसका मतलब कि अगर मैं ये अगर नॉर्मली करूं तो मुझे यहाँ पे 3 वैल्यूज बनानी पड़ेगी. 3 वेरिएबल्स को पहले मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, उन्हें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इन तीनों वैल्यूज को स्टोर कर पाऊंगी. लेकिन एरे ने क्या करा, इससे बोला कि आपको बार बार नया नया वेरिएबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है और अपनी मेमोरी लोकेशन को भरने की भी जरूरत नहीं है. आप सिर्फ एक वेरिएबल बनाओ और उस एक वेरिएबल के अंदर ही आप काफी सारी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. अगर आप ये सिमिलर डेटा टाइप कीवर्ड्स मिस कर जाते हो तो एरेज की पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है. तो जब भी आप एग्जाम में लिखो तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट सिमिलर डेटा टाइप्स इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हो. ठीक है. नाउ इसके सिंटैक्स की बात अगर मैं करूं, अगर आपको एक एरे को डिक्लेयर करना है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो. फर्स्टली यू विल राइट द डेटा टाइप, जो भी आप डेटा टाइप है, इंट, कैर, फ्लोट, व्हाटएवर. देन यू विल राइट द नेम ऑफ द एरे. एरे का आप इधर नाम लिखते हो. ठीक है. यहाँ पर आते हैं आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स. स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या लिखते हो, इसका साइज लिखते हो कि एरे जो आप बना रहे हो ये कितने साइज का एरे होने वाला है. ठीक है. और इसके बाद अगर हमें इसको इनिशियलाइज करना है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो हम कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं एंड इसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं हम उनको इनिशियलाइज करते हैं एंड यहाँ पर हमारा आ जाता है सेमीकोलन. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इंट के लिए हम किस तरीके से बना सकते हैं, इंट मार्क्स बना लेते हैं. तो कुछ इस तरीके से हमारा एरे बन जाएगा. मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है. फ्लोट का अगर मुझे बनाना है तो प्राइस ले लेते हैं, साइज इसका 2 ले लेते हैं. कैर का अगर मुझे बनाना है, कैर नेम इसका 3 ले लेते हैं. तो कुछ इस तरीके से आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हो. ठीक है. अब हम बात करते हैं इसके इंडेक्सिंग की. इंडेक्सिंग की बात करते हैं. ठीक है. एरे के अंदर बेसिकली होती है हमारी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग. जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो जीरो इंडेक्स पे स्टोर होता है, सेकंड एलिमेंट विल बी स्टोर्ड एट 1 एंड थर्ड एलिमेंट विल बी स्टोर्ड एट 2. ठीक है. और ऐसे ये कब तक चलता है, अगर मेरे पास n एलिमेंट्स है जो कि मुझे एक एरे के अंदर स्टोर करने हैं, तो मेरे पास इंडेक्सिंग चलती है फ्रॉम 0 to n-1. अगर कभी भी आपके वाइवा के अंदर या फिर थियोरी एग्जाम्स के अंदर, MCQs के अंदर खासकर क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे,
तो आपको क्या लिखना है कि 0 से इसका साइज जाता है n-1 तक, इसके अंदर 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। सो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट कहीं पे स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 22 स्टोर करना है, तो मैं उसको यहाँ पे स्टोर करूंगी। अगर मुझे 20 स्टोर करना है तो वो यहाँ स्टोर होगा। अगर मुझे 25 स्टोर करना है तो वो कुछ इस तरीके से स्टोर होगा, ठीक है। ये एक वेरिएबल का एग्जाम्पल दिया है मैंने, और ये वाला एक एरे का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। अब हमने पढ़ा था कि इंटीजर कितने बाइट्स का होता है। इंटीजर होता है हमारा 4 बाइट्स का। कितने बाइट्स का होता है इंटीजर? 4 बाइट्स का। हमने एक इंटीजर टाइप का एरे तो बना दिया, लेकिन उसके अंदर अब हम जितनी भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो भी इंटीजर टाइप की है। तो जाहिर सी बात है कि जो वैल्यूज है वो कितना स्टोर करेगी, वो कितना स्पेस लेगी, वो लेगी 4 बाइट्स जितना स्पेस। 4 बाइट्स जितना स्पेस ये लेंगी, क्योंकि ये भी क्या है, एक इंटीजर टाइप ही है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई मैंने एक एरे बनाया है, इंट एरे बनाया मैंने जिसका साइज है मेरे पास 3, जिसके अंदर मैंने ये 3 वैल्यूज को स्टोर करवा दिया है, तो आप मुझे ये बताओ कि मेमोरी के अंदर ये कितनी स्पेस घेर रहा होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर होता है 3, क्योंकि एरे का साइज 3 है, तो जो मेमोरी लोकेशन में स्पेस वो रिस्टोर करेंगे वो भी 3 होगी। इसका आंसर 3 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 3 वैल्यूज है जिनका जो टाइप है वो है इंटीजर टाइप। तो अगर मैं एक वैल्यू की बात करूं तो ये कितनी बाइट्स को लेगा? 4 बाइट्स को लेगा। और अगर मैं बात करूं 3 वैल्यूज है और तीनों ही 4 बाइट्स को शेयर कर रहे हैं, तो 3 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है? 12 बाइट्स। तो मेमोरी के अंदर 12 बाइट्स फॉर अ एरे विल बी स्टोर फॉर द साइज ऑफ 3। और अगर यहीं पर ये साइज 10 हो जाता, इंट एरे ये मैंने बना दिया 10 साइज का, तो यहाँ पर जो हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर मतलब 4 बाइट्स है, और एरे का साइज हमको क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। तो इन दोनों को हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से हमको मेमोरी लोकेशन के अंदर ये एरे टोटल कितनी स्पेस को स्टोर कर रहा होगा वो हमको पता चल जाएगा। दैट इज 40 बाइट्स, ठीक है। अब बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट की। अगर मुझे एरे की वैल्यूज को इनपुट करवाना है, या फिर अगर मुझे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर हो चुके हैं अगर मुझे उसका आउटपुट करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? इनपुट करने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनएफ। स्कैनएफ लिखेंगे अगर हमारा डेटा टाइप फॉर एग्जांपल इंट है तो हम परसेंटेज डी लिखते हैं, एम्परसेंड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो इंट है, एरे का नाम है मार्क्स, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर के अंदर हम लिखते हैं 0। 0 से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। इट डिनोट्स कि हमें 0th इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू को स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ एरे ऑफ साइज 4, 0 1 2 3। तो ये बताता है कि आप ये पूरा एरे है मार्क्स, इसके 0th इंडेक्स के ऊपर दैट इज जो आप फर्स्ट वैल्यू स्टोर करने वाले हो वो क्या होनी चाहिए, वो आप एंटर करवा दो यूजर से। और अगर मुझे प्रिंट एफ करना है, दैट मीन्स मुझे आउटपुट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एम्परसेंड यहाँ से हट जाएगा, और जो भी वैल्यू का मुझे आउटपुट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 0th इंडेक्स दैट इज अगर मुझे एरे का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी। अगर मुझे सेकंड एलिमेंट चाहिए आई राइट 1 ओवर हियर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चलता है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं तो काफी अच्छे से क्लियर होगा ये टॉपिक। एग्जाम्पल्स के अंदर हमको क्या करना है, हमको एंटर करवाने हैं स्टूडेंट के मार्क्स। स्टूडेंट के मार्क्स हम एंटर करवाएंगे 3 सब्जेक्ट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लिखते हैं हेडर फाइल इंट मेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एरे बनाएंगे, इंट मार्क्स का एरे बना लेते हैं, इंट मार्क्स। साइज अगर आप इसका रखना चाहो तो 3 रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ करवा लेंगे, प्रिंट एफ एंटर मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स एंटर करवा लेते हैं, स्कैनएफ परसेंटेज डी कॉमा यस। यहाँ पे क्या करेंगे, एम्परसेंड मार्क्स
और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखने वाले हैं जीरोथ इंडेक्स, दैट इज मुझे फर्स्ट एलिमेंट जो है वहां पर मुझे क्या चाहिए, इंग्लिश के मार्क्स चाहिए। इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के मार्क्स आ जाएंगे, इसको हम कर लेते हैं 1, इसको कर लेते हैं 2, एंड यहाँ पर मैथ्स। ठीक है, इतना कर लेंगे और लास्ट के अंदर फिर हमको क्या करवाना है, इनको प्रिंट करवाना है। प्रिंट कैसे करवाएंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रिंट एफ इंग्लिश के मार्क्स परसेंटेज डी लिखेंगे, एंड फिर यहाँ कॉमा करके मार्क्स एट जीरोथ इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट। यहाँ पे इसको कर लेते हैं फिजिक्स और इसको कर लेते हैं 1 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे जो मार्क्स हैं इसको हम कर लेते हैं मैथ्स और इसको सेकंड। ठीक है, और लास्ट के अंदर क्या लिखते हैं, रिटर्न 0। इंग्लिश के मार्क्स 89, 78 एंड 90। यस, हमने पहले क्या करा, हमने तीनों मार्क्स को इनपुट करा एंड देन हमें तीनों मार्क्स का आउटपुट भी यहाँ पे मिला है। इंग्लिश के 89, फिजिक्स के 78 एंड मैथ्स के 90। ठीक है, नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ फ्लोट डेटा टाइप। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी विल एंटर द प्राइस ऑफ 3 आइटम्स एंड प्रिंट their final price with GST। हमको क्या करना है, पहले तो हमको 3 आइटम्स के प्राइसेस को एंटर करवाना है, उसके बाद उनका फाइनल प्राइस प्रिंट करवाना है जीएसटी के साथ। तो इसको भी हम यहीं पर कर लेते हैं, एक बार एक्सप्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट प्राइस और इसका साइज दे देते हैं 3। ठीक है, अब सबसे पहले एंटर करवा लेते हैं प्रिंट एफ एंटर 3 आइटम्स, स्कैन एफ कर लेंगे, परसेंटेज डी प्राइस एट जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा एट 2 एंड ये हो जाएगा एट 1। ये करवा लेंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको इनका टोटल प्राइस जो भी होगा उसको प्रिंट करवाना है आफ्टर कैलकुलेटिंग द जीएसटी। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल प्राइस ऑफ 1 परसेंटेज डी कॉमा प्राइस ऑफ 0। जीरोथ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है पहले हम वो लेंगे, उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं जीएसटी 0.18, मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्राइस के साथ, प्राइस जो कि स्टोर्ड है हमारा जीरोथ इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, इतना कर लेंगे कॉपी। ये हमारा हो जाएगा प्राइस 2 के लिए, यहाँ पर लिखते हैं 1, यहाँ पर लिखते हैं 1 2 के लिए, फिर हम ये करेंगे एंड यहाँ पर लिख लेते हैं 3। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो टोटल प्राइस है वो हमको प्रिंट होके मिल जाएगा। रिटर्न 0 करेंगे एंड ओके 1 सेकेंड, यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज एफ करना पड़ेगा क्योंकि हमने फ्लोट वैल्यू को लिया है। n 100 200 एंड 300। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्राइस तीनों ही आइटम्स के मेरे पास कैलकुलेट होकर आ चुके हैं विद जीएसटी। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी डेटा टाइप का एरे बना सकते हो खुद से। अब हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, हमने ये देखा कि एरे को अगर हमको वैल्यूज को इनपुट कराना है तो हम वो भी कर सकते हैं, बट व्हाट इफ अगर मुझे डिक्लेरेशन के साथ ही वैल्यूज देनी भी है
उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं int marks is the name of the array, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 99, 98, 87, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, 99, 98, 87, दोनों ही केसेस के अंदर ये बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पे इसका साइज मेंशन करते हो वो भी सही है, अगर नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है कि एरे के अंदर हमारे पास अभी कितने आइटम्स है, 3 आइटम्स है, तो वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो अगर आप स्पेसिफाई करना भूल भी जाते हो एग्जाम के अंदर तो इट्स नॉट अ बिग डील। ऑल्सो एरे के लिए कितनी मेमोरी रिजर्व्ड होती है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। थोड़ी बहुत और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल इंट रोल नंबर, हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हमको स्टोर करवाने हैं, तो हमने एरे का साइज दे दिया है 20। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि इसमें मेमोरी कितनी एलोकेट हुई है, मेमोरी कितनी स्टोर हुई है, तो उससे हम निकालेंगे कि भाई इंट का साइज तो होता है 4 बाइट्स। अब ये आपकी मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, इंट का साइज 4 बाइट्स भी होता है, इंट का साइज 2 बाइट्स भी होता है। अकॉर्डिंग टू माई मशीन इट इज 4 बाइट्स, लेकिन अगर आपकी मशीन के हिसाब से 2 बाइट्स भी है देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, इट इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बाइट्स है और हमारे जो एरे का साइज है दैट इज 20। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल मेमोरी जो कि रिजर्व्ड है फॉर दिस रोल नंबर एरे वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी, दैट इज 80 बाइट्स। ये तो हमने ले लिया इंट का एग्जाम्पल। कैर की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल कैर नेम है ऑफ 10। अब कैर कितने बाइट्स का होता है, कैर इज ऑफ 1 बाइट। ऑलरेडी डेटा टाइप्स जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि पर्टिकुलर डेटा टाइप कितने बाइट्स का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको 3 या 4 के बारे में पता होना चाहिए। इंट, फ्लोट, कैर और डबल, इन चारों का तो आपको बाय हार्ट याद होना ही चाहिए, ये एग्जाम्स के अंदर भी आ जाता है। अब अगर कोई पूछे कि नेम एरे जो है वो कितनी मेमोरी को ले रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट विल बिकम 10 बाइट्स, कि ये कितनी मेमोरी को ले रहा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है 10 बाइट्स को। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पॉइंटर एरिथमेटिक। पॉइंटर भी हम पढ़ चुके हैं, एरिथमेटिक के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एरिथमेटिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, माइनस, प्लस, मॉड, डिवीजन, मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। पॉइंटर मैंने बिल्कुल लास्ट लेक्चर के अंदर ही खत्म करा है। इफ यू हैव नॉट सीन पॉइंटर प्लीज गो एंड वॉच द लेक्चर्स ऑल्सो। आपको पॉइंटर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। नाउ अब पॉइंटर एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह नहीं होता है। पॉइंटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो पॉइंटर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि भाई ये सारे के सारे ऑपरेशंस तो परफॉर्म नहीं कर सकता, बट हाँ ये इंक्रीमेंट भी कर सकता है और डिक्रीमेंट भी कर सकता है। पॉइंटर कैन बी इंक्रीमेंटेड एज वेल एज इट कैन बी डिक्रीमेंटेड, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ केसेस लेने वाले हैं। केस 1 ले लेते हैं, जहां पर हम एक इंटीजर बनाते हैं, इंट एज इज इक्वल टू 20। एक पॉइंटर बनाते हैं इंट स्टार ptr, जहाँ पे हम एज का एड्रेस को स्टोर करवा देंगे और फिर यहाँ कर देते हैं ptr++। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मेमोरी बना के समझते हैं। ये मेमोरी बना ली। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक एज नाम का वेरिएबल है, कितना स्टोर कर रहा है, 4 बाइट्स को वो ले रहा है। इसकी वैल्यू क्या है, 20 है यहाँ पे। इसका जो मेमोरी एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल दैट इज 2000, और इसका एड्रेस हमने किसी ptr के अंदर स्टोर कर दिया, 1000 को हमने यहाँ स्टोर कर दिया। ptr का भी तो खुद का एक मेमोरी एड्रेस होता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 1800, ये कुछ इसका मेमोरी एड्रेस मान लेते हैं। अब जब हम ptr को प्लस प्लस करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, ptr++ का मतलब क्या हो गया, ptr इज इक्वल्स टू ptr+1। ये ptr के अंदर जो भी वैल्यू उसको आप +1 से इंक्रीमेंट कर दो। अब ये +1 से इंक्रीमेंट नहीं होता, जो भी हमारे वेरिएबल का डेटा टाइप होता है ये उसके नंबर ऑफ बाइट से इंक्रीमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो डेटा टाइप यूज करा है दैट इज इंट। इंट कितने बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है। तो ये 1 से नहीं, एक्चुअली में ये 4 बाइट से इंक्रीमेंट कर जाएगा।
ठीक है, मतलब एक इंटीजर की वैल्यू से ये इंक्रीमेंट कर जाएगा 4 बाइट्स, और 4 बाइट्स से जब इंक्रीमेंट करेगा तो 2000 बन जाएगा, +4 कर दोगे तो बन जाएगा 2004। एंड असल में इसके जो आगे वाला इंडेक्स है, दैट इज मेमोरी लोकेशन जो है, उसका एड्रेस 2004 है, एंड इसके पीछे वाले का है 1996, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू स्टोर है वो इटसेल्फ अपने में ही 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई कर रही है, क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप है, तो इसका जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, वो भी उतनी ही बाइट्स को ऑक्यूपाई करते हुए जाएगा। अब अगर हम पीटीआर माइनस माइनस करते हैं, इसका मतलब है पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर -1। अब पीटीआर की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2004 हो चुकी है। 2004 से ये अपने आप को कर लेगा -1, -1 का मतलब है 4 बाइट्स। एक इंटीजर से ये क्या कर लेगा, खुद को डिक्रीमेंट कर लेगा। तो अगर हम 2004 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2000, जो कि हमारा है ओरिजिनल मेमोरी एड्रेस, तो वहीं पर आ जाते हैं दोबारा। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम पॉइंटर इंक्रीमेंट की बात करते हैं या फिर पॉइंटर डिक्रीमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे हम 1 से नहीं कर रहे होते हैं, वहां पे हम उन बाइट से कर रहे होते हैं जो भी हम डेटा टाइप यूज करें। अगर यहाँ पर हमने कैरेक्टर यूज करा होता तो ये 1 से इंक्रीमेंट होता, क्योंकि कैरेक्टर में यहाँ पे 2000 होता, फिर 2001 होता, यहाँ पे क्या होता है 1999 होता। फिर तो यहाँ पे जो आप डेटा टाइप यूज कर रहे हो उसी के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है कि आपका मेमोरी एड्रेस कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं केस 2 ले लूं, यहाँ पर हमने इंट की बात करी, बात कर लेते हैं फ्लोट की। केस 2 बनाते हैं फॉर फ्लोट। यहाँ पे हम बनाते हैं फ्लोट, प्राइस बना लेते हैं, प्राइस लेट इट बी 20 रुपीज, एंड यहाँ पे फ्लोट नाम का एक पीटीआर भी बनाएंगे जिसके अंदर एड्रेस स्टोर करवा लेते हैं प्राइस का। ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे पीटीआर प्लस प्लस। अब यहाँ पे फ्लोट और इंट के अंदर कोई वैसे डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इंट भी हमारा 4 बाइट्स का होता है और फ्लोट भी हमारा 4 बाइट्स का ही होता है। तो यहाँ पे भी जो इंक्रीमेंट होगा वो 4 से इंक्रीमेंट होगा, 1 से इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, इनको अभी हम कोड भी करके देखते हैं। पहले कोड करके देख लेते हैं। इंट के लिए सबसे पहले कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। ठीक है, यहाँ पे करके देखते हैं। इंट एज बनाएं जिसकी वैल्यू दे देते हैं 20 फॉर एग्जाम्पल। इंट एज, इंट स्टार पीटीआर के अंदर स्टोर करवाएंगे एड्रेस ऑफ एज। ठीक है, यहां तक कर लिया। फिर कर लेते हैं पीटीआर। इससे पहले क्या करते हैं, हम प्रिंट एफ करवा लेते हैं पीटीआर की वैल्यू को, ताकि पता चल जाए कि जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो पीटीआर इज इक्वल्स टू %u। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे %u क्यों यूज करा, %p यूज करना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी ये पॉइंटर्स के अंदर इसका कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ कि हम %p को छोड़ के %u को क्यों यूज करते हैं। रिटर्न 0। ठीक है, यस। तो यहाँ पे अब हमें पूरी वैल्यू के ऊपर ध्यान नहीं देना है, लास्ट के 2 डिजिट्स के ऊपर ध्यान देना है। ये हमारा वो पीटीआर है जो कि हमने प्रिंट करवाया बिफोर इंक्रीमेंट। बिफोर इंक्रीमेंट लास्ट की वैल्यूज क्या है 72, लेकिन जब हमने इंक्रीमेंट करा पीटीआर प्लस प्लस करा, उसके बाद जब हमने इसको प्रिंट करवाया इसकी वैल्यू हो चुकी है 76। यहाँ पे 4 से इंक्रीमेंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने डेटा टाइप यूज करा है दैट इज इंटीजर, तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, ये 2 से इंक्रीमेंट कर जा रहा है। अगर हम यहीं पर फ्लोट का भी कैलकुलेट करके देखें, फ्लोट प्राइस लिख लेते हैं यहाँ पर, फ्लोट प्राइस 20.0, इसको भी कर लेते हैं फ्लोट प्राइस। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पीटीआर को प्रिंट करवा देंगे और ये एज इट इज सेम है। तो यहाँ पे भी जो इंक्रीमेंट होगा वो भी 4 से ही इंक्रीमेंट होगा।
यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये 72 था पहले और अभी क्या हो चुका है 76 हो चुका है। देयर वोंट बी एनी चेंज क्योंकि फ्लोट में और इंट का दोनों का ही साइज सेम होता है। ठीक है, अब हमें केस 3 भी लेकर देख लेते हैं कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर के लिए अगर मैं लेके देखूं तो फॉर एग्जांपल कैर स्टार हमने लिया, डबल कोट्स नहीं आएंगे, सिंगल कोट्स आते हैं। कैर पॉइंटर बनाया हमने जिसके अंदर हमने स्टार का एड्रेस को स्टोर करवा दिया और कर लिया हमने ptr प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा +1 से, क्योंकि जो हमारे कैर का साइज होता है दैट इज ऑफ 1 बाइट। तो अगर मैं इसके लिए मेमोरी लोकेशन बनाऊं, अगर ये हमारा स्टार है तो इसका साइज फॉर एग्जांपल 2000 है, तो इसके आगे वाले का साइज 2001 है, इसके पीछे वाले का साइज कुछ ये है। तो जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो ये यहाँ से जंप होकर यहाँ पर आ जाएगा। जो हमारा ptr है जिसके अंदर हमने 2000 स्टोर करवाया वो यहाँ से जंप होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। कैर स्टार कैर स्टार ptr, यहाँ पे एड्रेस ऑफ स्टार। ठीक है, यहाँ पे जो हमको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वो 1 से इंक्रीमेंट होगा। यस, यहाँ पे जो पहले ptr था इंक्रीमेंट से पहले दैट वाज 75। नाउ जब इंक्रीमेंट कर लिया हमने, नाउ इट इज 76। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कि हम 1 बाइट से ही इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि कैरेक्टर का साइज क्या होता है 1 बाइट होता है। ठीक है, नाउ एक नोट करने की बात है। नोट फर्स्ट, जो पॉइंटर्स होते हैं हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ईच अदर। वी कैन सब्ट्रैक्ट वन पॉइंटर फ्रॉम अनदर पॉइंटर। वी कैन सब्ट्रैक्ट वन पॉइंटर फ्रॉम अनदर पॉइंटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई पॉइंटर बनाया तो मैं उसको एक दूसरे पॉइंटर से माइनस कर सकती हूँ। कंडीशन अप्लाइड कि दोनों के पॉइंटर्स जो हैं, दोनों पॉइंटर्स का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। डेटा टाइप शुड बी सेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका डेटा टाइप डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपको एरर मिल जाएगी। फिर भी एज फंक्शनल फंक्शन आर्ग्यूमेंट, अभी तक हमने फंक्शन के अंदर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं या तो हमने उनके इंट की वैल्यू पास करी है या फिर फ्लोट की वैल्यू पास करी है या फिर कैरेक्टर की वैल्यू पास करी है। हम आर्ग्यूमेंट के अंदर, फंक्शन आर्ग्यूमेंट के अंदर हम एरे को भी पास कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं? ओके, सो अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले वी विल बी राइटिंग द डेटा टाइप, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन नेम। ले लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन का नेम है दैट इज प्रिंट नंबर्स, मान लेते हैं। देन वी विल राइट द डेटा टाइप ऑफ द एरे दैट वी हैव टू मेक, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं एरे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉमा इंट डेटा टाइप n। ठीक है, void is the data type over here, print numbers is the name of the function, int लिखा, फिर हमने arr, this is the name of the array। इसके अंदर हमको साइज लिखने की जरूरत नहीं होती है। साइज के लिए हमें अलग से एक इंटीजर को लेना होता है जो कि हमारा होता है n। ठीक है, तो यहाँ पर साइज मेंशन नहीं करना होता है, यहाँ पर हमें एक अलग से वेरिएबल बनाना होता है। इस बात का खास ध्यान रखना है। या तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो या फिर अगर आप इसको पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखना चाहते हो, ये तो हो गया स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला तरीका कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आप पॉइंटर्स में लिखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे void print numbers एंड ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे int, एंड जहां पर हमने एरे ऑफ ब्रैकेट्स कुछ इस तरीके से लिख रखा है यहाँ पर हम पॉइंटर लिख देंगे। ठीक है, कॉमा इंट n। तो यहाँ पर काफी छोटा सा चेंज है, लेकिन ये आपका पॉइंटर्स का तरीका होता है एंड ये वाला आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स का तरीका होता है। नाउ ये बात हमने कर ली कि फंक्शन को अगर हमें डिक्लेयर करना है तो वो हम किस तरीके से करते हैं। फंक्शन को अगर कॉल करना है तो उसके लिए भी तो कुछ होगा, तो अब डिस्कस करते हैं फंक्शन कॉलिंग के लिए। फंक्शन अगर मुझे कॉल करना है प्रिंट नंबर्स,
सबसे पहले हम नाम रखते हैं फंक्शन का, इसके अंदर वी विल राइट ARR कॉमा n इज द साइज ऑफ द एरे, एंड एरे क्या है हमारा, नाम है एरे का, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एरे इज इक्वल्स टू एम्परसेंड ऑफ ARR 0, दैट मीन्स कि जो हमारा एरे है उसकी जो फर्स्ट पोजीशन है, जो जीरो इंडेक्स है, ये उसके ऊपर पॉइंट कर रहा होगा, एंड यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको हम स्टोर करवा सकते हैं। इसका सीधा साधा मतलब ये है। नाउ लेट्स डू दिस विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन ऑल्सो। सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, एंड देन यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे void print numbers के नाम से ही बना लेते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस करा था, void print numbers, एंड इसके अंदर हम एक int बनाएंगे array ARR, एंड इसके बाद int n, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसको सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, डेफिनेशन अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। डेफिनेशन हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, इंट मेन सेक्शन के बाद यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं void print numbers int ARR कॉमा int n, ठीक है। इसके अंदर हम एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप के थ्रू क्या करेंगे, वैल्यूज को हम प्रिंट करवाएंगे एक एक करके। इंट i इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा एरे है तो 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, जो भी हमारे साइज है एरे का, i प्लस प्लस करेंगे, और इसके अंदर हम प्रिंट एफ करवा लेंगे %d, एंड यहाँ पर \t लगा देते हैं। \t का मतलब होता है कि एक टैब जितना स्पेस हमारे पास आ जाता है। आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन भी यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आई लिख देंगे, ठीक है। अब इंट मेन सेक्शन के अंदर हम डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, इंट ARR बना लेते हैं एरे। यहाँ पर इसको हम वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं, आई थिंक 6 वुड बी इनफ, ठीक है। अब प्रिंट नंबर्स को कॉल करवाते हैं, प्रिंट नंबर्स, इसके अंदर हम ARR को पास करेंगे और साइज ऑफ द एरे दैट इज 6, हमारे एरे का साइज क्या है, 6 है, वो पास कर देंगे। देन वील राइट रिटर्न 0 को। एक बार इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, एंड देन हम इसका ड्राई रन भी समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है 1 2 3 4 एंड 5 विद इक्वल स्पेसेस बिकॉज ऑफ \t। आप चाहो तो इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हो। अब यहीं पर हमारा एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, ट्रेवर्सिंग ऑफ एन एरे। मैंने आपको बेसिकली दोनों टॉपिक्स, ट्रेवर्सिंग ऑफ एन एरे, ठीक है। ट्रेवर्सिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, ट्रेवर्सिंग मीन्स दैट वी आर विजिटिंग an element at least once inside an array. For example, हमारे पास ये एक एरे बना हुआ है, 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंडेक्स। यहाँ पे टोटल एरे का साइज है 5 एंड द इंडेक्सेस आर अप टू 4, ठीक है। ट्रेवर्सिंग मीन्स कि हम हर एक इंडेक्स पे जा रहे हैं, हर एक उस पे जो एलिमेंट स्टोर्ड है हम उसे विजिट कर रहे हैं, हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं, या फिर हम उस पर कोई भी काम करवा रहे हैं। एंड हम ऐसे ही क्या कर रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं। हमने सबसे पहले 0th इंडेक्स पे गए, हमने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करा, देन हम फर्स्ट इंडेक्स पे गए, हमने सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करा। कुछ इस तरीके से हम पूरे एरे को ट्रेवर्स करते हैं, पूरे एरे को एक बार विजिट कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हमने क्या करा है, हमारा जो प्रोग्राम है इसके अंदर हमने हर एक एलिमेंट को विजिट करा है एंड उसे हमने प्रिंट करवाया है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको दोनों टॉपिक्स एक ही प्रोग्राम के थ्रू समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके ड्राई रन की कि ये फंक्शन कैसे कर रहा है। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल लिखी, हमने एक फंक्शन बनाया void print numbers int array बनाया उसके अंदर, और हमने एक n ले लिया जो कि है साइज ऑफ द एरे को इंडिकेट कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे पॉइंटर्स के थ्रू भी करवा सकते हो, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू करवाया। इंट मेन सेक्शन के अंदर हमने इंट एरे बनाया, उसको हमने एक इनिशियलाइज कर दिया है विद सम वैल्यूज। फिर हमने क्या करा, इस पे आ जाओ, इस फंक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो
अपनी डेफिनेशन प्रोवाइड करी है बेसिकली। आई को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, फिर हमने फॉर लूप लगाया, आई को हमने 0 से स्टार्ट करा, एन तक लेके गए, बिकॉज हमारे जो एरे की साइज होता है दैट इज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते थे, आई इज लेस देन इक्वल टू कर सकते थे n माइनस 1, या फिर आप कर सकते हो आई इज लेस देन n। दोनों का एक ही मतलब होता है। आई प्लस प्लस करेंगे एंड प्रिंट एफ कर देंगे, जहां पर हमको क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही प्रिंट होकर आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करा है। एरे ऑफ आई, तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर एरे में 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है दैट इज 1, वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। फिर हम वापस से ऊपर जाएंगे एंड देन यहाँ पर होगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस जैसे ही होगा तो इसका 0 से इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन हम वापस से यहाँ पर आएंगे ARR ऑफ 1, दैट मीन्स कि हम एरे में जो सेकंड एलिमेंट है हम उसको एक्सेस करने वाले हैं, जो कि पोजिशन है एट इंडेक्स 1, तो यहाँ पर हमको 2 एज एन आउटपुट मिल जाएगा। अगेन आई प्लस प्लस करेंगे तो 2 से इसका इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 3, तो हमारे पास अगेन वही प्रिंट होकर आएगा जो भी है 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है बिटवीन इंडेक्सिंग एंड द वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स, तो यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज को चेंज भी करके देख सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एरेज। टाइप्स ऑफ एरेज, एरेज बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है 1D एरे और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। 1D एरे की बात हम अभी तक करते हुए आए हैं एंड मल्टी डायमेंशनल की बात अब हम करेंगे। मल्टी डायमेंशनल के अंदर आपके पास काफी सारे तरीके आ जाते हैं, या तो आप 2D से कर सकते हो, 3D होता है, 4D होता है, या फिर आप जितना भी आगे जाना चाहो जा सकते हो। बट मेनली सी के अंदर आप सिर्फ 2 ही टाइप के एरेज की बात करते हो, दैट इज 1D एंड 2D। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको इन्हीं 2 के ऊपर मिलती हैं। 3D के ऊपर आपको सी के अंदर अभी कॉलेज लेवल पे अगर आप हो तो आपको इतनी नहीं देखने को मिलती है। अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से आपको 3D एरे भी यूज करना पड़े। ठीक है, बट जिस तरीके से आप 2D एरे यूज करते हो उसी तरीके से आप बाकी भी एरेज को यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं 2D एरे होता क्या है। 2D एरे, ठीक है, अभी तक हमने जब 1D एरे के बारे में पढ़ा था, 1D एरे को हम कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज करते थे। इसके अंदर हमें जो भी वैल्यूज लिखनी है हम कुछ इस तरीके से करते थे, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स शोज द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ एन एरे। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्क्वायर ब्रैकेट हमने यूज करा, दैट मीन्स दिस इज अ 1 डायमेंशनल एरे। अगर मैं यहीं पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करूं, इट मीन्स 2 डायमेंशनल एरे। अब 2D एरे को हम नॉर्मली इस तरीके से नहीं लिख सकते, हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया। जो आउटर ब्रैकेट है इट विल डिफाइन कि जो टोटल वैल्यूज हमारे पास है वो, एंड यहाँ पर जो इंडिविजुअल कर्ली ब्रैकेट्स है वो बताते हैं कि पर डायमेंशन हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 3 है, यहाँ पर हमारे पास 6 7 है। तो ये क्या है हमारे पास 2D एरे के लिए हम इसको डिनोट करते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पर एक एरे बनाऊं, ऑल्सो 2D एरे को यूज कर आप मैट्रिक्स भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो आप, इसको यूज करके मैट्रिक्स भी बना सकते हो। मैट्रिक्स इज अ क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम्स के अंदर काफी बार देखने को मिल जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको एक बार मेमोरी में विजुअलाइज करते हैं। हमारे पास ये टू साइज के हमारे पास 2 एरे बन गए, 2 डायमेंशनल के। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमने 2 and 3 स्टोर करा था, 2 and 3 इसमें स्टोर्ड है, एंड यहाँ पर हमारे पास स्टोर्ड है 6 and 7। तो यहाँ जो फर्स्ट पोजीशन है इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो सिर्फ 0 नहीं होगी, वो होगी 0,0। सेकेंड की होगी 0,1, थर्ड की होगी 1,0 एंड फोर्थ की होगी 1,1। जब हमने पहले मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में आई होप आपको पता होगा, तो उसके अंदर हम इंडेक्सिंग किस तरीके से करते थे कि हमारा ये जो एलिमेंट होता था कुछ इस तरीके से, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये आप कुछ इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो कि ये 2 into 2 की मैट्रिक्स मान लो आप। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0 0 0 0 होगा हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है। जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है दैट इज 3, वो होगा 0 1।
जो हमारा थर्ड एलिमेंट है 6 वो होगा 1 0, एंड जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है दैट इज 7 वो होगा हमारा 1 1। तो वही चीजें मैंने आपको यहाँ पर भी लिखकर दिखाई है। सो दिस वॉज फॉर जस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। नाउ अगर मैंने 2D अरे बना लिया, नाउ अब मुझे इसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करना है, तो वो किस तरीके से एक्सेस करेंगे? थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। 1D अरे के अंदर हम किस तरीके से एक्सेस कर रहे थे? अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं कुछ एरे ऑफ जीरो इंडेक्स कुछ इस तरीके से लिखती थी, जो भी वैल्यू है वो मेरे पास आ जाती थी। अगर मुझे सेकेंड वैल्यू का अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे फर्स्ट इंडेक्स लिखना पड़ता था। ऐसे ही थर्ड वैल्यू के लिए इस तरीके से हम 1D अरे के अंदर वैल्यूज को एक्सेस करते थे। बात करें अगर 2D अरे में एक्सेस करने के लिए, तो उसके लिए हम ARR लिखते हैं। सो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है मुझे वो शो कर दूं, तो वो हमारे पास क्या शो करेगा? 2 शो कर देगा। अगर मेरे एरे के अंदर फर्स्ट एरे के अंदर जो मेरी सेकंड पोजीशन है वो क्या है? 3 है, तो ये मुझे 3 शो कर देगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि सेकंड एरे का मुझे जीरो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट मुझे देखना है, तो वो क्या होगा? 6। अगर मुझे सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो मेरे पास आ जाएगा 7। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके एरे के अंदर एलिमेंट्स है आप उनको एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो एक बात ध्यान रखना दैट whenever we have to visualize 2D array, we have to visualize it with the help of a matrix. For example, ये मेरे पास 1D array बन गया, ठीक है। इसी के अंदर अगर मैं 2D array बनाना चाहती हूँ तो इसी के नीचे आ जाएगा, ये बन गया मेरे पास 2D array। अगर मैं एक 3D array बनाना चाहती हूँ तो इसी के नीचे हम क्या कर सकते हैं? एक 3D array भी बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ये यहाँ से ले तक n भी जा सकता है, n-1 भी जा सकता है, जितना आपको बनाना है उतना बन सकता है। बट एक बात का हमें ध्यान रखना है दैट एवरी एरे विल बी ऑफ सेम साइज। अगर फर्स्ट एरे मैंने 2 का बनाया है, अगर फर्स्ट एरे मैंने 2 साइज का बनाया है, तो जो सेकंड एरे है वो भी साइज ऑफ 2 का ही बनेगा, थर्ड एरे भी साइज ऑफ 2 का ही बनेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट एरे तो हमने बना लिया 3 साइज का, सेकेंड एरे हम बना रहे हैं 2 साइज का, तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में शो फिर नहीं होगा, ये बहुत ही डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी को जो हमने अभी समझा इसी को हम एक बार कोड करके देख लेते हैं 2D एरे के लिए, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, सबसे पहले अपनी हेडर फाइल का नाम लिख लेते हैं एंड देन इंट मेन। वी आर गिवन 2 स्टूडेंट्स, हमें उनके 3 सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स को क्या करवाने? स्टोर करवाने। तो बेसिकली हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके हमको 3 सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स जो हैं वो स्टोर करवा कर देखने हैं। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करते हैं, ये मैंने कमेंट लिखा है और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंट मार्क्स नाम का एरे बना लेते हैं एंड ये होगा एक 2D एरे। तो यहाँ पर हम स्टोर कर लेते हैं 2 एंड यहाँ पर कर लेते हैं 3। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके से स्टोर होगा? कुछ इस तरीके से स्टोर होगा कि सबसे पहले तो हमने एक सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करवाए, देन हमने सेकंड के करवाए, देन हमने थर्ड के करवाए। दिस इज फॉर स्टूडेंट 1। फॉर द सेकंड स्टूडेंट भी हम सेम चीज ही फॉलो करने वाले। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे? मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, इसके फर्स्ट सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो हमें यहाँ पे शो हो जाने चाहिए। हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को 99 फिक्स कर देते हैं। मार्क्स एट फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड सब्जेक्ट, और सेकंड सब्जेक्ट कर देते हैं 989 एंड मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ थर्ड सब्जेक्ट विल बी 80। ठीक है, सेम चीज ही हम करने वाले हैं सेकंड के लिए। सेकंड स्टूडेंट के लिए भी हमारे पास सेम चीज ही आ जाएगी, बस यहाँ पे हम सेट ऑफ मार्क्स को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हम करेंगे प्रिंटएफ। प्रिंटएफ करवा लेते हैं %d मार्क्स ऑफ, यहाँ पर कर देते हैं 0,0।
यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही मार्क्स को प्रिंट करवाने वाली हूँ। यहाँ पे हमें सेकंड स्टूडेंट के लिए करना था, तो ये 1 आएगा यहाँ पर। ओके, अब हमारे पास जो वैल्यू शो होगी दैट वुड बी 99। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू शो हो रही है 99। आप चाहो तो ऐसा और भी कर सकते हो, मैं आपको दो और करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2। ठीक है, अब वैल्यूज देखते हैं। ये मैंने फर्स्ट एंड सेकंड स्टूडेंट के मिक्स मार्क्स को मैं करवा रही हूँ प्रिंट। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसमैच आया, 80, 79 एंड 99। ठीक है, हमने परसेंट बैकस्लैश एन नहीं लगाया, दैट्स वाई हमारे पास जो वैल्यूज है वो मर्ज हो गई हैं आपस के अंदर। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एरेज के और क्वेश्चंस हम क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। एरे इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑल्सो मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताना चाहती थी अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एरेज। एरेज के एडवांटेजेस तो काफी सारी है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती भी आ रही हूँ कि अगर एडवांटेज की बात करें, मैं आपको 2 से 3 एडवांटेजेस बता देती हूँ। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सेस करना इजी हो जाता है। एक्सेस इजी हो जाता है, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है तो हम उसको बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर। ठीक है, जो हमारे पास सेकेंड एडवांटेज आती है दैट इज कि 2D को हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो गुड थिंग। थर्ड चीज जो हमारे पास आती है, अगर मुझे सिमिलर टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसके लिए मैं एरे यूज कर सकती हूँ, in spite of making new variable every time for storing the same values। ठीक है, so हमारे पास थर्ड ये हो गई। एंड द फोर्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सी लैंग्वेज जो होती है ना, इट सपोर्ट्स मल्टीपल डायमेंशंस इन एन एरे। अभी हमने इसके बारे में बात करी थी, मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करी है हमने। सो दिस कैन बी यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, हमारे पास मैट्रिसेस होती है, तो उनको हम किसी भी डायमेंशन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एडवांटेजेस तो काफी है, बात कर लेती हूँ मैं डिसएडवांटेज की। इसकी एक ही डिसएडवांटेज होती है और वो ये होती है दैट एरे इज स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स कि इसका जो साइज है वो फिक्स्ड होता है। जैसे ही आपने इसको डिक्लेयर करा, इसका जो साइज है वो उसी टाइम पे फिक्स हो जाता है और आप इसको मेमोरी एलोकेशन के वक्त पे चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, आई एम हैविंग 5 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 एंड 5 स्टूडेंट्स मेरे पास है। नाउ सडनली एक 6th स्टूडेंट आया एंड मुझे उनका जो डेटा है वो इस एरे के अंदर स्टोर करना है, तो वो मैं नहीं कर सकती। आई कैन नॉट स्टोर द 6th एलिमेंट्स डेटा इन द प्री एग्जिस्टिंग एरे। इसके लिए मुझे एक न्यू एरे बनाना पड़ेगा ऑफ साइज 6। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक न्यू एरे बनाना पड़ेगा ऑफ साइज 6। जो 5 तक की वैल्यूज है उनको मुझे कॉपी करना पड़ेगा एंड देन मुझे 6th वाले की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। अब किसी की भी अगर डिसएडवांटेज होती है तो उसको पूरा करने के लिए हमारे पास एक नई चीज भी आती है। तो जो एरे की डिसएडवांटेज है उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक आता है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज, ये आप करते हो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जो लिंक लिस्ट टॉपिक होता है वो एरे की ये जो डिसएडवांटेज होती है कि आप एक टाइम पे जो आपने साइज बना दिया वो फिक्स रहता है, ये इसको ओवरकम कर देता है। अभी हम लिंक लिस्ट की डिटेल में नहीं जाएंगे। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.